कविताएं थीं या फिर जो आपका पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर्स थे, कहानियाँ थीं, वो सब आपके लिए अपलोड की जा चुकी हैं। ठीक है, आज आपका पार्ट 3 है जिसका नाम है पहली बूंद। तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जितना भी बुक वर्क है सब कुछ लिख के देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 3, पहली बूंद। यानी जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए लिखते हैं, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। ठीक है, क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मतलब यह है कि जब वर्षा का मौसम आता है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो जैसे ही उसकी पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरा मतलब धरती है ना, ये धरती का पर्यायवाची है आपका धरा। तो जब धरती पर पहली बूंद गिरती है आके, तो नवजीवन अंगड़ाई लेता है और अंकुर फूट पड़ता है। यानी कि ज़मीन में जितने भी बीज बोए हुए होते हैं उन सबका अंकुर फूटना। अंकुर फूटना मतलब नई कली निकल आना। जैसे ज़मीन में बीज दबा हुआ है, वो बीज जब ऐसे करके अपना सर निकालता है, उसे ही अंकुर फूटना कहते हैं, है ना। और जो पुराने पेड़ है उनमें नए नए कल्ले आने लगते हैं, है ना, बर्ड्स जिसे हम कहते हैं, तो उसको ही कहते हैं अंकुर फूटना। तो नवजीवन ने ली अंगड़ाई, है ना। तो जो नया जीवन है वो भी अंगड़ाई लेके बाहर निकल आता है। आगे देखिए लिखते हैं, धरती के सूखे आधारों पर, है ना, ज़मीन, धरती की जो सूखी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, गिरी बूंद अमृत सी आकर। यानी उसके ऊपर जो ये वर्षा की बूंद गिरती है आके, ये अमृत का काम करती है। ठीक है, उसको उपजाऊ बनाती है। वो सूखी थी, ज़मीन प्यासी थी, उसको पानी देती है। वसुधरा की रोमवली सी हरी दूब पुलकी मुस्कुराई। ठीक है, पहली बूंद धरा पर आई। तो क्या मतलब हुआ? आप कहते हैं कि जब पानी की पहली बूंद गिरती है, ठीक है, तो जो भी पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें हैं, है ना, सब क्या होते हैं? मुस्कुरा उठते हैं, खिल उठते हैं। आपको पता है कि जब वर्षा का मौसम आता है तो पेड़ पौधों में एक अलग ही ग्रीन कलर हो जाता है ना। उनके ऊपर लगी हुई जो धूल मिट्टी है वो सब साफ़ होने लगती है ना। उनमें नए नए कल्ले आने लगते हैं, मतलब उनमें नई नई शाखाएँ, ब्रांचेस निकलने लगती हैं। उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और फिर बच्चे बूढ़े सबको ही तो अच्छी लगती है वर्षा, किसको वर्षा अच्छी नहीं लगती? तो देखिए लिखते हैं, आसमान में उड़ता सागर। देखिए अब आसमान में क्या है? सागर उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बादल है, सागर में क्या होता है? सागर में पानी होता है ना। ऐसे ही आसमान में क्या उड़ रहे हैं? बादल। बादलों को क्या कहा गया है? सागर कहा गया है। क्यों? क्योंकि सागर में भी पानी होता है और बादल में भी पानी होता है। लगा बिजलियों के सौमेण पर। ठीक है, अब क्या है, समुद्र में जो लहरें होती हैं वो शोर मचाती हैं, लेकिन आसमान में जो बादल होते हैं उन पे बिजलियाँ गरजती हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है आसमान में बिजलियाँ गरज रही हैं। देखिए बजा नगाड़े जगा रहे हैं, है ना। तो जो बिजली की कड़क है उसको किससे बता दिया है? नगाड़ों से बराबरी दे दी है ना। क्योंकि नगाड़े जब बजते हैं उसी तरह का शोर होता है जिस तरह से बिजली कड़कने पर आता है। ठीक है, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद जब धरती पर आई। ठीक है, तो अब क्या है, जब पहली बूंद धरती पर आई है तो आपकी जो बादल है उन्होंने पानी पे बूंद डाली है, ज़मीन पे, ज़मीन को अच्छा कर दिया है, उपजाऊ कर दिया है। ठीक है, नीले नयनों सा ये अंबर। यानी आंखें आंखें कैसी होती हैं? ब्लू ब्लू। ठीक है, तो अब ये जो अंबर है, जो आसमान है, ये भी कैसा है? ब्लू ब्लू। ठीक है, काली पुतली से ये जलधर। ठीक है, जलधर किसे कहा जाता है? बादल को। बादल का पर्यायवाची है जलधर। तो कहते हैं आंखें जो है नीली नीली है, नीली आंखों को आसमान बता दिया है। आंखों के अंदर काले रंग की पुतलियाँ होती हैं, उस पुतली को बादल के माध्यम बताया गया है। ठीक है, करना विगलित आंसू बहाकर। ठीक है, अब क्या है, आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। और इंसान जब रोता है, जब उसमें तकलीफ होती है तो क्या करता है? रोता है, आंसू बहते हैं उसके, है ना। ये आंसू संस्कृत का ही है ना, इसलिए से आंसू लिख दिया गया है। ठीक है, तो आंसू बहाकर अब क्या है, जो बारिश है, जो आंखें हैं, आसमान है, उसमें से भी पानी निकल रहा है। तो इस तरह से देखिए, जो बादल है, जो आसमान है और जो उसके अंदर से पानी गिर रहा है, उन सबको आंखों से, आंखों की पुतली से और आंसू से मुकाबला कर दिया, उसके बराबर उसे बता दिया है। आगे देखिए लिखते हैं, धरती की चीर प्यास बुझाई। यानी धरती की जो एक लंबे समय से चली आ रही प्यास थी उसको क्या कर दिया है? बुझा दिया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, बूढ़ी धरती शस्य श्यामाल श्यामला। ठीक है, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब क्या है, जो हमारी धरती बूढ़ी हो गई थी, सूख गई थी, बंजर हो गई थी, पानी की बूंदें गिरने से वो दोबारा से क्या हो गई है? हरी हो गई है ना। दोबारा से उसमें एक जीवन आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कवि की। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कवि भाई साहब है तो लिखा है कवि से परिचय। तो देखिए लिखते हैं, धरती के सूखे आधारों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण
कॉल, ठीक है, जो 1923 में पैदा हुए थे और 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्राकृतिक और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सारी मनोरम कविताएं लिखी हैं। ठीक है, यानी ये जो आपके गोपाल कृष्ण हैं, इन्होंने बहुत सारी कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं। ठीक है, जिसमें से एक कविता ये है, जैसे देश प्रेमी के लिए, ये तो प्रकृति में आती है ना, बारिश प्रकृति है, और इसके अलावा जीव जंतु वगैरह की भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है, तो एक कविता इनकी और है जिसमें क्या है, हम भी कुछ सीखें कविता का नाम है, और उस कविता में वो कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है ना, तो हम भी अपने देश को कुछ देना सीखें। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे पार्ट से, अब क्योंकि आपका बुक वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो सारी चीज़ें हम लोग देख देख के समझ के करेंगे। तो अब यहाँ पहला सवाल आपको दिया गया है पार्ट से, मेरी समझ से। आप अपनी समझ से बताइए कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनका जो सटीक उत्तर होगा उसके आगे आपको स्टार बनाना है। पहला प्रश्न लिखा है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंकुर के लिए, क्योंकि अंकुर ही फूटता है जब नया जीवन आता है। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है, नीले नयनों सा अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली है, काली पुतली किसको कहा गया है? बादल को। ठीक है, इसके आगे आप स्टार बना देंगे। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यह उत्तर क्यों चुना। तो यही उत्तर सही था, है ना, जिसका जो अर्थ है वही तो हम चुनेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इसे लिख के देखते हैं। तो देखिए, अब आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि हमने ये उत्तर इसीलिए चुना है क्योंकि अंकुर ही एक है जो नया जीवन पाता है ना, और बादल जो है वो काले रंग के होते हैं और पुतली भी कैसी है? काली है, इसलिए इसको ही बादल को कहा गया है। ठीक है, तो दोनों आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मिलकर करें मिलान। तो अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द जो है रेखांकित हैं। ठीक है, दाहिनी ओर यानी आपके सीधे हाथ की तरफ रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। जैसे लिखा है, आसमान में उमड़ता सागर, लगा बिजलियों के सौमेड़ पर। तो यहाँ पे जो उमड़ता सागर है ये किसके लिए इस्तेमाल किया है? बादल के लिए। बजा नगाड़े, है ना, जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो किसे बजा नगाड़े? कौन नगाड़े बजा रहा है? यानी कि बादलों का गरजना। ठीक है, नीले नयनों सा, नीला नयन किसे कहा गया है? आकाश को कहा गया है। ठीक है, रोमावली सी, तो यानी हरी धूप। ओके, तो इस तरह से ये चारों आप मिलान कर लेंगे। आगे आ जाइए, अगला सवाल, पंक्तियों पर चर्चा करें। ठीक है, अब पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आए? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ आपके समझ में आया है, और जो अर्थ आपको समझ में आया है उसे कॉपी पे भी लिखना है और अपने स्कूल में भी बताना है। तो देखिए, लिखते हैं, आसमान में उमड़ता सागर, लगा बिजलियों के सौमेड़ पर। ठीक है, बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई। ठीक, या फिर ये वाला, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलाधर, करना विगलित आंसू बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। ठीक है, तो इनका अब हम आंसर जो है आंसर शीट पे देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। वैसे मैंने आपको सब एक्सप्लेनेशन तो दे ही दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर लिख के देखते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, अब आप यहाँ पे पहले का आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे का समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादल अपनी गर्जना करते हुए नगाड़े बजाते हैं। ठीक है, और अपने तेज़ आवाज़ से धरती की सोई हुई जवानी को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है इसमें जो मैंने आपको बताई कि भाई ऐसा लग रहा है कि आसमान में जो ज़मीन का समुद्र है वो आसमान पे चला गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि उस सागर में भी पानी होता है और आसमान में जो बादल है उनमें भी पानी होता है। ठीक है ना, और वो भी गरज रहे हैं, है ना, नगाड़े बजा रहे हैं। नगाड़े बजाना बादल के गरजने को कहा गया है। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा है, नीले नयनों सा ये अंबर, है ना। तो देखिए, यहाँ इसमें आगे लिखा हुआ है कि कवि आसमान को नीली आंखों के समान बता रहा है। इन्हीं आंखों की जो पुतलियाँ हैं उनको क्या बता रहा है? बादल बता रहा है। और इनसे बरसने वाली जो वर्षा है उसको क्या बता रहा है? आंसू बता रहा है। ठीक है, और इसी वर्षा से धरती की जो प्यास है वो क्या है? बुझ रही है। अब देखिए, आपको यहाँ अगला सवाल लिखा है,
सोच विचार के लिए। ठीक है, अब आपको सोचना है, विचारना है और फिर बताना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी दोबारा से कविता को पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। तो आकाश तो किसकी आँख के समान, बादलों को पुतली के समान, है ना। तो चलिए फिर भी हम लोग एक बार आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ आप लिख सकते हैं, पहली बूंद जो है बारिश की वो धरती का क्या कर रही है, प्यास को बुझा रही है ना, उसके सूखेपन को दूर कर रही है। इसीलिए हरी भरी घास जो है वो भी क्या है, खुश हो गई हैं, प्रसन्न हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आकाश को जो है नीले आँखों के बराबर बताया गया है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे बादल को गरजने के कारण नगाड़ा बजाने वाले और अब जो आँखों की पुतली है उसके बराबर बताया गया है। ठीक है, तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला सवाल लिखा है, कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के सौमेर पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भाव अर्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं, यानी जो हमें सुकून दे, आनंद दे, ठीक है, खुशी दे। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो अब आपकी कविता में इसी तरह के दृश्य आपको और दिखाए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। जैसे ये वाला पहला हो गया, है ना। इसी देखिए, जब इस प्रकार से कोई चीज़ है ना जिसमें मानव दिखने लगे, जैसे कोई भी निर्जीव चीज़ को मानव की तरह जानदार करके पेश किया जाए, जैसे पेड़ों का हंसना। कभी पेड़ नहीं हंस सकते, लेकिन हमने कहा पेड़ हंस रहा है, या मैंने पेड़ पत्ती तोड़ ली तो कहते हैं ना, देखो पत्ती तोड़ ली, पेड़ रो रहा है। पेड़ रो नहीं सकता कभी भी, लेकिन क्या है, हम उसमें क्या करें, इंसानों वाली फीलिंग्स डाल लें। जब हम इंसानों वाली फीलिंग्स डालते हैं तो ये एक अलंकार होता है जिसे कहा जाता है मानवीयकरण। ठीक है, किसी चीज़ का मानवीयकरण कर देना, जो नहीं बोल रही है वो भी बोलने लगेगी, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर भी फीलिंग्स आ जाएंगी, तो इसी को मानवीयकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो बादल हैं वो नगाड़े बजा रहे हैं, है ना, या धरती की जवानी जाग उठी है, ठीक है, या इसको काली पुतली का है कि आंसू बहाना कह दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, रियलिटी नहीं है ना, कविता की सुंदरता को बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं, एक शब्द अनेक अर्थ। ठीक है, यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकल सकते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इस कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है, यानी पौधा के बीज से उसका पौधे का निकलना। ठीक है, आगे लिखते हैं, फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे कि फूट डालना, है ना, लड़ाई झगड़े को कहते हैं फूट डाल दी, है ना। घड़ा फूटना, घड़ा टूट गया, उसे फूटना कहते हैं। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके विभिन्न विभिन्न अर्थ निकलते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजियों की नीति में फूट डालो और राज करो। ठीक है, अंग्रेज़ों ने यही नीति अपनाई थी कि क्या करना है, आपको फूट डालनी है और राज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, मेन आंसर यहाँ से यहाँ तक है। जैसे पहाड़ों से झरने फूट पड़े यानी निकल पड़े। यहाँ फूटने का अर्थ क्या है, निकलना। लाला जी के परिवार में फूट पड़ गई यानी कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ठीक है, पूर्व दिशा में पो फूटते ही ललिमा छा जाती है। ठीक है, यानी जैसे ही पूर्व दिशा में क्या हो जाता है, पू फूटती है तो ललिमा छा जाती है, सूरज जब डूबने वाला या उगने वाला हो तो उस वक्त। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर, है ना, फूट डालकर शासन किया। ये आप सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला। ठीक है, गाली सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा यानी यहाँ निकल पड़ा, है ना, गुस्सा आ गया फ़ौरन से, मैं भी गालियाँ बकने लगा, या जो भी है A to Z। वह फूट कर रो रही है यानी बहुत ज़्यादा रो रही है। तो अब आपने देखा वहाँ पे एक शब्द के कितने सारे अर्थ निकले थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, यानी बहुत सारे शब्दों के लिए केवल एक शब्द।
ठीक, जैसे लिखा है नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। ठीक है, कविता में इन पंक्तियों में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। ठीक है, इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। ठीक है, जल को धारण करने वाला, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, या तो बादल या तो समुद्र, है ना, दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसीलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ में संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। ठीक है, शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलाकर बने कुछ शब्दों और उनके अर्थ आपको ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, जलधर और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, उसके आपको अर्थ लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं विषधर यानी जिसमें जहर भरा हुआ हो, यानी सांप, है ना। मणिधर यानी मणि को धरने वाला, वो भी क्या होते हैं, सांप। ठीक है, इसके बाद गंगाधर, जिसने अपने सर पर या कहीं पे भी गंगा को धर रखा है, तो ये शिव भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, गंगाधर। इसके बाद धरतीधर, तो धरतीधर जिन्होंने अपने उसमें धरती को धर रखा हो। ठीक है, धरती को धारण कर रखा हो। ठीक, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको शाब्दिक पहेली दी गई है, जिसमें लिखा है दिए गए जाल में से प्रश्नों के उत्तर खोजिए। अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आँखों के लिए एक शब्द, है ना, जल को धारण करने वाला। तो ये सब यहाँ से आपको निकालना है। जैसे देखिए, जल को धारण करने वाला जलधर, है ना। आँखों के लिए एक शब्द तो नयन हो गया। ठीक है, इसके बाद एक प्रकार की घास, तो एक प्रकार की घास क्या हो सकती है, और आंसू का समानार्थी, आंसू का समानार्थी क्या हो गया, यहाँ पे आंसू हो गया। ठीक है, आंसू लगा लीजिए यहाँ पे, ये रहा आंसू। ठीक है, इसी तरह से आसमान का एक प्रकार का वो हो सकता है, तो देखिए ये अंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये नयन हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे ही हमने जलधर भी आपको बता दिया था। तो इन सब के आंसर एक बार, अच्छा ये आसमान का समानार्थी अंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो एक बार इसे हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले का क्या आ जाएगा, नगाड़ा। ठीक है, यहाँ इस साइड में बना हुआ था, ऐसे में आप देखिएगा। इसके बाद नयन, जलधर, है ना, दूब, घास का जो एक प्रकार की घास है वो दूब है। ठीक है, आंसू और अंबर। चलिए एक बार हम लोग आंसर उस पे क्वेश्चन में और अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगला पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ आप बता सकते हैं, ये हो गया नगाड़ा, इसके बाद ये हो गया आपका नयन, ये हो गया आपकी दूब, है ना, और इसके बाद ये हो गया आपका अंबर, ये हो गया आपका आंसू, और ये हो गया आपका जलधर। ठीक है, तो 6 आपके पॉइंट थे, हमने यहाँ पे 6 आपके बॉक्स बना दिए। ठीक है, तो सबका आंसर आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है पाठ से आगे आपकी बात। अब आपकी बात को लिख के लिखते हैं, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो अब देखिए, सबका अनुभव अलग अलग होता है, मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लगता है ना। मेरे बारे में अगर पूछा जाए कि मुझे कैसा लगता है, तो भाई मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर तरफ हरियाली हो जाती है, और उसके बाद जब बारिश की बूंद ज़मीन पर पड़ती है और उसके बाद जो एक अच्छी सी खुशबू निकलती है ना, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई आपको कैसा लगता है ना। मैं तो बड़ी हूँ, मैंने इन सब चीज़ों को रियलाइज़ किया है। आपको बारिश में नाव चलाना अच्छा लगता है ना, आपको बारिश में नहाना अच्छा लगता है, मज़े करना अच्छा लगता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है इसलिए मज़ा आता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला लिखा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है और क्यों। देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे भाई सारी ही ऋतुएं अच्छी लगती है। अब आप ये मत सोचिएगा मैम बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रही हैं, लेकिन बात है ऐसी कि हर मौसम अपने आप में अच्छा है, लेकिन एक लिमिट भर में, है ना। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना। लिमिटेड हो, सर्दी भी लिमिटेड हो, गर्मी भी लिमिटेड हो, और वर्षा भी लिमिटेड हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ों को, हर मौसम को एंजॉय कीजिए, है ना। गर्मी है तो आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना, मज़े करना, है ना। सर्दी है तो अपने ये कि लाइट की कोई टेंशन नहीं, सुकून से लाइट आए ना आए आप सो सकते हैं किसी भी वक्त, है ना। और लिहाफ में घुस के सोना तो और मज़ा आता है। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि भाई सर्दियों में हम अलग इन्जॉयमेंट करते हैं, कॉफ़ी पीना, हॉट कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ों में लग जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में, तो भाई वर्षा ऋतु के भी अलग ही अपने मज़े हैं कि भाई आप जा रहे हैं, पकौड़े बनवा के खा रहे हैं, हर तरफ ग्रीनरी है,
तो ये सब चीज़ें, अब आप अगर मुझसे पूछेंगे मैम पर्टिकुलर कोई एक जो सबसे फेवरेट है तो वो वर्षा ऋतु है, क्योंकि उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है ना। घूमने फिरने आप जा सकते हैं, मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, मतलब घूमने फिरने के लायक, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है कि 8-10 कपड़े पहन के जाओ, ना बहुत गर्मी है कि बस पानी 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 चिल्लाते रहो, है ना। इसलिए बरसात का मौसम घूमने फिरने के लिए बहुत बढ़िया लगता है मुझे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है समाचार माध्यमों से। अब क्या होता है, आपको पता है कि जब भी वर्षा ऋतु आती है या कोई भी ऋतु आती है, देखिए लिखते हैं प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यम जैसे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई मौसम चेंज होता है या उसमें जब शीघ्रता आ जाती है, बहुत तेज़ी से वो चीज़ बढ़ने या घटने लगती है, तो आपको पता है न्यूज़ में वो चीज़ हर जगह दिखने लगती है। जैसे वर्षा है तो आपको न्यूज़ में दिखेगा भाई यमुना का जो वाटर लेवल है वो डेंजरस लाइन तक आ चुका है ना, बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो कहेंगे गर्मी ने तोड़ा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, इस साल पड़ी सबसे ज़्यादा गर्मी, है ना, टेम्परेचर गया 42 52। ठीक, जो भी ऐसी अगर सर्दी आती है तो सर्दी के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते हैं, इस बार कोहरा इतना ज़्यादा है, इस बार धुंध इतनी ज़्यादा है, सर्दी ने तोड़ा पिछले 50 साल का रिकॉर्ड, इस तरह से, है ना। तो कहते हैं संवाददाता क्या करते हैं, कभी बाढ़ कभी सूखा तो कभी भीषण सर्दी का समाचार देते दिखाई देते हैं। अब आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। तो अब आप या तो संवाददाता बन जाइए या फिर समाचार लिखिए। तो लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, अत्यधिक गर्मी सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपने कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अब जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक जगह लाइब्रेरी जाया करती थी, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने। तो ऐसी वर्षा का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सर्दी के मौसम में ही बारिश हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मैं आपको कुछ टाइम पुरानी बात बता रही हूँ कि बारिश की वजह से सड़कों पे पानी भर गया। अब पानी भरा तो आई डोंट नो कि कैसे वहाँ पे ना तार टूट गया बिजली का, और वो बिजली का तार टूट के लग गया किसके अंदर, पानी के अंदर। अब आपको पता है ये बात, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैया इस बारिश के मौसम में अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो आप वहाँ मत जाइए। अब वो लड़की थी, वो कोचिंग करती थी नीट वगैरह की, तो उसको पता नहीं उसको क्या सूझा कि उसने ना उस पानी के अंदर पैर रख के सोचा कि जल्दी से मैं शॉर्टकट लेके चली जाऊं, और उस पानी में करंट आ रहा था, बेचारी वहीं गिर के उसकी डेथ हो गई, उसे करंट लग गया। समझ रहे हैं, तो इसलिए ही आपसे कहा जाता है कि भाई अच्छा देखिए पानी भरा है कि कहाँ पे सीवर का पाइप खुला है कि भाई पानी अंदर चला जाए, या कहीं पे रोड का काम चल रहा था वहाँ पे गड्ढा है, तो पानी भरे होने की वजह से आपको वो चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो इसलिए कभी भी बारिश में आपसे ये बात कही जाती है, पेरेंट्स भी कहते हैं, मैं भी आज आपसे कह रही हूँ कि कभी भी बारिश में उस जगह पे मत जाएं जहाँ पे तार खुले हुए हैं, जो बिजली के पोल्स होते हैं उनसे दूरी बना के रखें, और जहाँ पे पानी भरा है वहाँ से तो बिल्कुल भी ना निकलें। आ रही है बात समझ में? तो उस चीज़ को अब आप क्या है, आपने अगर कोई हाल देखा है तो आप उसको बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्जन के बारे में बता रहे हैं, ये आपका ये जो पौधा दिख रहा है ये सर्जन का ही है, नाम देना भी सर्जन है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इससे एक नाम दीजिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब यहाँ आप अगर इसका चाहे नाम जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका कोई आंसर हमने लिखा है क्या। तो देखिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वर्षा में आशा का अंकुरण। ठीक है, कि वर्षा के मौसम की वजह से क्या है, एक आशा फूटी है। अब देखिए आगे लिखते हैं, इन्हें भी जाने, इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। ठीक है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्ययंत्र है। ठीक है, कुछ वाद्ययंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है। ठीक है, यानी ये एक है उस पर मार के, जैसे ढोलक है, तबला है, नगाड़ा है, इन पे जब आप मारेंगे तब ये बजेंगे, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, है ना, ढपली। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है, जब कोई लोक उत्सव होते हैं, ठीक है, तब बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर बजाए जाने वाले गीतों में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, नगाड़ों को जो
जोड़ों में बजाया जाता है, ठीक है। जैसे 2 लोग 3 लोग मिल के बजाते हैं, और जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की ध्वनि मोटी होती है, ठीक है। ये नगाड़े के बारे में आपको बता दिया गया। अब खोजबीन में लिखते हैं, आपके यहाँ उत्सवों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अपने समूह में उसकी चर्चा करें। तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको बताना है कि आपके वहाँ कौन सा नगाड़ा, ढोल जो भी आपके यहाँ बजाया जाता है, तो वो आपको बताना है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। तो अब आपको क्या करना है, इंद्रधनुष बनाना है। तो लिखते हैं, बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी जो सूख चुका है, पानी की जो कमी हो गई है, वो भी क्या हो जाती है, उससे पूरी हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतु, सब लोगों को आराम मिलती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगे एक आपका क्या है, छटा बिखेरती है। छटा मतलब रोशनी, ठीक है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग ने इंद्रधनुष देखा है या नहीं। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंद्रधनुष बनाना है, एक अच्छी सी कविता लिखनी है और उस कविता को कुछ नाम भी देना है। अब देखिए, कविता मैंने यहाँ लिख दी है और इस कविता का नाम आप प्यारा इंद्रधनुष, मेरा इंद्रधनुष, है ना, या सतरंगी इंद्रधनुष, जो भी है आप इसका नाम रख सकते हैं। ये एक छोटी सी कविता लिखी गई है, इसे आप लिख सकते हैं। और इंद्रधनुष की तस्वीर आप लोग नेट से देख के बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे ऐसे करके इधर बादल बने हैं, इधर बादल बने हैं, और बीच में इसके ऊपर क्या बना हुआ है, इंद्रधनुष बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिएगा। इसी के बाद ये हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। यहाँ पे ये कविता है, इसे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, इसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।